Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss importance of decision making. देखो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है, उसके मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, है ना, क्या प्रोसेस है, क्या टेक्निक्स होती है अगर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. ठीक है. The following factors highlight the importance of decision making. First one is execution of all the managerial functions. देखो आपके जितने भी managerial functions होते हैं, like आपके 5 main functions हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना. तो इन सभी को एग्जीक्यूट करना बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है. ठीक है. चलो क्या कहते हैं, एवरी मैनेजर हैज टू टेक मेनी डिसीजंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शंस. In the absence of decision, no work can be completed. मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए. अगर वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता है ना, तो कोई भी काम कंप्लीट अच्छे से वो नहीं कर सकता. As is evident that all the 5 functions of management are performed at every level of management. The importance of decision in the successful work performance can be clarified in the following way. First one is importance in planning. देखो जब आप प्लानिंग करते हैं, आप उसमें डिसाइड ये करते हैं कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, क्यों करेगा, है ना. What to do, how to do, when to do, why to do, by whom to do it, है ना. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप ढूंढते हैं. अब अगर आप ये सोचते हैं कि हमें करना क्या है, what to do, अब what to do का आंसर ढूंढने के लिए you have to think, डिसीजन लेना पड़ेगा. आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना है. उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होंगी. अब आपको चेक करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे आप करेंगे, किस टाइम पर करेंगे और आप क्यों करना चाहते हैं. तो अल्टीमेटली ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको तभी मिलेंगे जब आप डिसीजन मेकिंग करेंगे. ठीक है. या फिर हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग की हेल्प से ही आपके पास इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आ सकते हैं. Right? Under planning, it is determined as to what to be done, how is to be done, when is to be done, and why is to be done. As an answers to all these questions, a manager has different alternatives. It is only through the process of decision making that a planning is made a success by selecting the best alternative. Second one is importance in organizing. देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, आप सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप इस तरह से क्लियरली बताते हो कि पता हो कि किसका कौन सुपीरियर है, किसका कौन सबऑर्डिनेट है ना. आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करते हो एक तरह से. अंडर द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू द प्लान्स. द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अपीयर्स एट दिस स्टेज and that is to run the organization smoothly. How many departments shall have to be created and how many posts are to be provided in each department. अब देखो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ना आपके पास एक मतलब हम बोल सकते हैं क्वेश्चन अराइज होता है, एक प्रॉब्लम आती है. ठीक है. क्या कि आपको कितने डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है ना. आपको ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स चाहिए, आपको कितनी पोस्ट चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में. तो ये आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, डिसीजन ही तो ले रहे हो ना. After this, care has to be taken about the extent of authority to be given to the persons appointed at various posts. फिर उसके बाद आप ये चेक करते हैं कि किस पर्सन को कितनी की अथॉरिटी देनी है, किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसे आप वर्क को डिवाइड करेंगे, है ना. देयर म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी डिफाइंड, division of work has to be determined, etc. The answer to all these questions can be found through the medium of decision making. आपके पास इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स तभी आएंगे अगर आप प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग करेंगे. नाउ थर्ड फंक्शन क्या होता है आपका, इंपॉर्टेंस इन स्टाफिंग. देखो स्टाफिंग में क्या होता है, आपके पास जो भी वैकेंट पोस्ट होती है ना, आप उसे फिल करते हैं, है ना. तो आपको ये चेक करना पड़ेगा पहले तो कि कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, कहाँ से आप पर्सन्स को हायर करेंगे, क्या उन्हें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर आप ट्रेंड पर्सन को ही रिक्रूट करेंगे. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अगेन कहाँ से मिलेंगे, जब आप डिसीजन मेकिंग करेंगे. ठीक है. अंडर इट इज डिटरमाइंड एज टू हाउ मेनी पर्सन्स शैल बी रिक्वायर्ड टू फिल अप द पोस्ट क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट विल बी देयर क्वालिफिकेशंस,
from where these persons will be available, and what arrangements will be made for their training. Answers to all these questions are inherent in the process of decision making. सिंपल है ये भी. नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस इन लीडिंग. अंडर लीडरशिप a manager takes the decision as to how the subordinates will be impressed so that they may cooperate in the achievement of objectives. अब देखो लीडरशिप में क्या होता है, आपका जो लीडर होगा ना वो ये देखेगा कि मुझे अपने जो भी उनके अंदर इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं ना, जिनको वो लीड कर रहा है, उनको किस तरह से वो इम्प्रेस करे अपने सबॉर्डिनेट्स को, ताकि वो कॉपरेट करें किस चीज़ में, उनको गोल्स अचीव करने में. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस इन कंट्रोलिंग. अंडर कंट्रोलिंग, देखो कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, पहले आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे, स्टैंडर्ड के बाद आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हो, फिर आप क्या करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करोगे, फिर आप देखते हो कि क्या कोई डेविएशंस तो नहीं अराइज हुई हैं. इफ यस तो नेगेटिव है या पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो कोई वरी की बात नहीं है, बट अगर नेगेटिव है तो आप क्या करते हैं, कंट्रोलिंग एक्शंस लेते हैं. अब ये चीज़ देखना, स्टैंडर्ड फिक्स करना, ठीक है, मेजर करना, करेक्ट एक्शंस लेना, तो ये सब क्या है, डिसीजन मेकिंग का ये तो पार्ट है. अंडर कंट्रोलिंग, वेरिएशंस आर सॉट टू बी अंडरस्टूड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी डिटरमाइंड. Care is taken at this stage as to what technique of controlling is to be applied and when, where and how. कौन सी टेक्निक आपको अप्लाई करनी है कंट्रोलिंग की, किस टाइम पर करनी है, किस जगह पर करनी है और कैसे करनी है. अब इन जब क्वेश्चंस के डब्ल्यूज के जो आंसर्स हैं, ठीक है ना, डब्ल्यूज के या एक एच का जो आंसर है आपका, वो कैसे मिलेगा, जब आप डिसीजंस लेंगे, है ना. सिमिलरली इट इज डिटरमाइंड एज टू व्हाट आर द सेंटर्स which need stringent controlling. आप ये भी मतलब एक तरह से एस्टिमेट लगाते हो, डिटरमाइन करते हो कि ऐसे कौन कौन से सेंटर्स हैं जहां पर आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस. इसके अंदर हमने सारे मैनेजरियल फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया है कि कितने फंक्शंस आप प्लानिंग में कैसे हेल्पफुल है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. नाउ मेन सेकेंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज बेसिस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स. देखो आप डिसीजन मेकिंग की पार्ट से, ये इसकी हेल्प से आप ये देख सकते हो कि आपके जो मैनेजर्स की सक्सेस है वो इवेल्युएट हो सकती है एक तरह से, है ना. देखो क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजर्स कैन बी इवेल्युएटेड. इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशंस द ओनर कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस हिमसेल्फ एंड ही नीड्स मैनेजर्स एज हिज हेल्पर्स. देखो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती जाएगी ना, तो उसमें जो एक ऑनर होता है, प्रोपराइटर होगा, है ना, वो अकेले तो हर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता ड्यू टू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस. तो वो क्या करता है, मैनेजर्स अपॉइंट करता है एज हिज हेल्पर. अपने असिस्टेंट्स के तौर पे वो एक मैनेजर अपॉइंट करेगा. इफ द ऑनर वॉन्ट्स टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ हिज मैनेजर, द बेसिस फॉर इट कैन बी द डिसीजन टेकन बाय हिम. और अगर अब देखो एक ऑनर ने मैनेजर को अपॉइंट किया है, ठीक है, अब वो उसकी हेल्प करेगा, तो क्या जो ऑनर है वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं चेक करेगा मैनेजर की टाइम टू टाइम कि क्या ये काम अच्छे से कर भी रहा है या नहीं. ऐसे तो नहीं हो रहा कि मुझे इसके आने के बाद प्रॉपरली कंटिन्यूटी में लॉसेज हो रही है. तो आप क्या करेंगे, बीइंग ऑनर आप अपने मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज करना चाहते हो, ठीक है, और वो कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजंस टेकन बाय हिम. इट मीन्स दैट if the decisions taken by him have been successful and the organization has been benefited, it can be said that manager is good. अगर उसके द्वारा लिए गए जो डिसीजंस हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, उन डिसीजन की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो मैनेजर है वो बहुत ही अच्छा मैनेजर है. बट इफ द रिजल्ट्स हैव बीन अनफेवरेबल, अगर यही रिजल्ट्स उनके अनफेवरेबल हो जाते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर will be rated as low. तो जो मैनेजर की परफॉर्मेंस है हम उसको रेटिंग देते हैं बिल्कुल लो. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस चेंजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज. मेनी कॉन्टिन्यूस चेंजेस टेक प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. ऑब्वियस है, हम सब जानते हैं कि आपके जो एनवायरमेंट है, ठीक है, आपके जो सराउंडिंग्स है, उसमें लगातार कॉन्टिन्यूटी में चेंजेस अगर होते रहते हैं, है ना. कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं होती, आपकी रिजिड नहीं होती है. डायनेमिक वर्ल्ड में हम रहते हैं और हमें डायनेमिक चेंजेस दिखते रहती हैं. For example, sometimes there are technical changes
एंड समटाइम द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट अंडरगो अ चेंज। देखो जब आप बिजनेस रन करते हैं ना तो कई बार आपकी टेक्निक में चेंज आ जाते हैं, कई बार आपके जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज में चेंज आता है, कई बार कंपनी अपनी इंटरनल पॉलिसीज को चेंज कर लेती है, या फिर कई बार क्या होता है जो कंज्यूमर्स है ना आपके, उनका टेस्ट और प्रेफरेंस ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट है ना तो वो चेंज होती रहती है, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ना वो भी कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, it is important to face all these changes. It can be done only through the process of decision making. और देखो अब आपको पता है कि आपका एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो गया है, लाइक आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज एकदम चेंज हो गई है। पहले सपोज ये था कि आप इतने प्रोडक्ट्स बना सकते हो या फिर इतनी सेल्स पर आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये सब्सिडीज मिलेंगी। अब वो पॉलिसीज में चेंज आ गया तो कहीं ना कहीं आपको अपने भी तो फंक्शनिंग में चेंज लाना पड़ेगा ना, आपको अपनी पर्सनल पॉलिसीज में भी तो अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। तो यही बोला गया, इट कैन बी डन only through the process of decision making. All these changes are analyzed and a conclusion is reached as to what is to be done and how is to be done in future. एंड में हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि हमें करना क्या है और कैसे करना है फ्यूचर में। नाउ फोर्थ वन इज सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। ऑफ कोर्स अब एक बिजनेस आप रन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग करे, सक्सेसफुल हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे डिसीजंस तो लेने पड़ते हैं, है ना। तो यही बोला गया है, सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। जस्ट एज अ स्कूटर नीड्स पेट्रोल फॉर रनिंग, अ बिजनेस कैन नॉट बी रन विदाउट डिसीजन मेकिंग। देखो इसमें एक एग्जांपल लिया उन्होंने स्कूटर का, कोई भी व्हीकल हो जब तक आप उस पर पेट्रोल नहीं डालेंगे वो तब तक नहीं चलेगा। ठीक है, इसी तरह जैसे एक ह्यूमन बॉडी को अगर आप खाना नहीं देते हो, उन्हें डाइट नहीं देते हो, उन्हें मील नहीं प्रोवाइड करवाते हो, तो वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। सिमिलरली आपका जो बिजनेस है ना, अगर आप उसमें डिसीजंस नहीं लेते हो तो वो भी अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो स्मूथली सक्सेसफुली रन करे, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे हेल्दी डिसीजन मेकिंग करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ एक्शन। बेसिस ऑफ एक्शन में देखो क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग इज दैट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स एटसेट्रा आर कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। डिसीजन मेकिंग की हेल्प से ही आप जो भी आपके ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज होते हैं, इन सबको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हो। इन अदर वर्ड्स, एक्शंस कैन बी टेकन ओनली व्हेन द फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन। देखो एक्शन तभी ले पाओगे जब आपका फाइनल डिसीजन आपने ले लिया है। सपोज आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाह रहे हो, है ना, जब तक आपने फाइनल डिसीजन नहीं ले लिया कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, आपकी क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, आपके क्या प्लान कर रहे हो, आप किस डेट को विजिट करोगे, तो जब तक आपका फाइनल डिसीजन नहीं होगा तब तक आप एक्शन नहीं ले पाओगे, तब तक आप आगे पढ़ नहीं पाओगे अब्रॉड जाके, है ना। तो यही बोला गया है, इन अदर वर्ड्स action can be taken only when the final decision has been taken. If no decision has been taken, there is no question of any action. Therefore, it is clear that taking decision is necessary before any action can be initiated. Last one is double advantage to managers. कई बार क्या होता है, मैनेजर्स को ये डबल एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है। कैसे? From the point of view of the managers, the process of decision making is also important. Decision making is doubly advantageous for managers. Firstly, the successful solution of a problem. देखो एक तो डिसीजन लेने से होता क्या है, मैनेजर्स को हेल्प करता है कि जो उनकी प्रॉब्लम थी ना उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, सक्सेसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है। एंड सेकेंडली, इट ब्रिंग्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अब जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, आप किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको इनर सेटिस्फैक्शन भी तो देता है ना। तो दो तरह से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ये मैनेजर को। फर्स्ट, सक्सेसफुल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, एंड द सेकेंड वन इज इट ब्रिंग्स सेल्फ satisfaction. The double advantage will be enjoyed by the managers only if there are problems to be solved. अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ये तभी उनको डबल बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएंगे। In this context, it is said that the problems are a sort of food for the managers. देखो प्रॉब्लम होगी तभी आप डिसीजन मेकिंग लोग करोगे, डिसीजन मेकिंग करोगे तो आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इसीलिए बोला गया है कि जो मैनेजर्स है ना, उनके लिए प्रॉब्लम्स एक तरह से फूड का काम करती है। ठीक है, तो ये आपकी
इंपॉर्टेंस थी किस चीज़ की? डिसीजन मेकिंग की। तो बेसिक हमने इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट किया हमने एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस, देन सेकंड basis of evaluation of performance of managers, third one is continuous changes and complexities, fourth successful running of the enterprise, fifth one is basis of action, and the last one is sixth, that is double advantage to managers. I hope you like this video. Thanks for watching. Have a wonderful day.